गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और जो फाइन। तो बच्चों, हमारा अभी टॉपिक चल रहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम पढ़ रहे थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मतलब कि इनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी। ये कंक्लूजन था हमारा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। तो अगर मतलब कि रेस्ट का मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो होगी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। और कहने का मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस जीरो होती हैं, देन उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब दैट इज द बॉडी, जो बॉडी होगी, इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये हमने अभी तक पढ़ा है, जो मेन निष्कर्ष था। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया होता है कि मैं खुद नहीं चेंज होना, जब तक मेरे पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। मतलब ये आप बोल सकते हो कि दिस इज द लेजीनेस ऑफ द बॉडी, दैट द बॉडी डज नॉट चेंज इटसेल्फ, खुद नहीं चेंज होती अपनी पोजीशन से। अपनी पोजीशन रेस्ट वाली रेस्ट में मेंटेन करती है, यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ये हमने पढ़ा था। और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बच्चों, मैंने आपको बोला था कि ये तो हो गया आपका बेसिक, जो आप 9th 10th लेवल का जो भी आपको अंडरस्टैंड हो गया क्या कहना है चाहता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि इसके कॉम्पिटिटिव लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के। तो मेन जो बात समझने वाली थी, हमने देखा कि अगर नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जीरो हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। अब बच्चों कुछ फोर्सेस हम आपको पढ़ा लेते हैं पहले, कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ यहां पर मैकेनिक्स में कुछ फोर्सेस आपको पता ही है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए कि ये एक अगर बॉडी है, ये बॉडी एक, इसका मास m है, तो इसके ऊपर जो सबसे पहली फोर्स है वो थी वेट। तो वेट बच्चों इस बॉडी का हमेशा नीचे लगता है, ये आपको याद रखना है। जब मैं बोलूंगा वेट ड्रा कीजिए तो वेट हमेशा नीचे आएगा। वेट हो गया द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट हमेशा नीचे लगेगा। मान लीजिए अगर आप अर्थ के ऊपर हो, मान लीजिए अर्थ हमारी गोल है, अगर मैं यहां पर हूं अर्थ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हूं, मेरा मास m है, मैं यहां पर हूं, खड़ा हूं, मेरा मास m है, तो यहां पर हूं, ये मेरा मास m है। तो बच्चों आपको याद रखना कि इसका वेट जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। मतलब कि अगर आप सर्कल में हो तो वेट हमेशा आपका सेंटर से ही पास होगा। जी आप थोड़ा सा याद रखें कि सेंटर से पास होगा वेट। तो वेट जो है हमेशा परपेंडिकुलर चलेगा, ये आपको याद रखना है, पहली फोर्स। अब बच्चों अब यहां पर सेकंड फोर्स देखिए, ये हो गया वेट। अब मान लो यहां पर कि ये बॉडी अगर आपकी इक्विलिब्रियम में, मतलब कि रेस्ट में है, सपोज कीजिए, इसका मतलब है कि रेस्ट में, मैंने आपको पढ़ाया था कि रेस्ट में तभी रह सकती है कि अगर इसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स भी लग रही हो, इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए। अगर यही फोर्स लगती तो वो तो बॉडी हमेशा नीचे आती। इसका मतलब हुआ कि जब अर्थ इसको नीचे खींच रही थी तो ये जो टेबल था, इस टेबल ने इस फोर्स को काउंटर करने के लिए इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स डाली जो इसको काउंटर करेगी। तो बच्चों जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आई तो इस टेबल ने जो इसके ऊपर फोर्स डाली, उस ये क्योंकि ये फोर्स जो होगी इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। और बच्चों ये याद रखना, ये जो नॉर्मल फोर्स होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस के, ये तभी इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स उस सरफेस के, ये जो सरफेस है इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। और ये फोर्स टेबल इस बॉडी के ऊपर लगा रहा है, और ये जो वेट है, ये वेट आप मत सोचिए कि वेट जो है इसकी बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा, ये वेट है इस बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींच रही है वो mg है। तो जब अर्थ ने इसको नीचे खींचा, टेबल ने इस बॉडी को नीचे गिरने से रोका, टेबल ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स डाली n, मतलब याद रखिए कि टेबल इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स डाल रहा है वो n है, और नेचुरली ये n होगा वो mg के बराबर ही होगा, क्योंकि तभी तो वो बैलेंस होगी, तभी तो वो रुकेगी स्टेशनरी है। लेकिन आपको अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाए पूछे कि mg कहां लग रहा है, तो आप ये नहीं कह देना कि mg जो है वो टेबल पर लग रहा है, नो, mg है जिस फोर्स से, mg इसी के ऊपर फोर्स है, ये mg जो है वो फोर्स है जिससे वो अर्थ इसको नीचे खींच रही है, और टेबल ने अब इसके ऊपर फोर्स डाली वो n है। जब टेबल ने इसके ऊपर फोर्स डाली n, तो फिर ये वाली बॉडी भी टेबल के ऊपर फोर्स डालेगी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये वाली बॉडी भी फिर उतनी ही फोर्स टेबल के ऊपर डालेगी, तो वो आ जाएगा n। ये आपको ये बन गई कंप्लीट डायग्राम, ये आपको याद रखना है, इस तरह आपको याद रखना है। यहां से देखिए, ये आपको पूरी एक क्वेश्चन समझना है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। जब हम वेट बॉडी का मास m टेबल के ऊपर था, अर्थ जो थी, अर्थ इस मास को नीचे खींच रही थी, किस फोर्स से, mg से। फिर जो मास क्योंकि नीचे गिर नहीं रहा, रुका हुआ है, नेचुरली इस मास वेट को कैंसिल करने के लिए ये जो टेबल होगा, ये टेबल इस बॉडी के ऊपर फोर्स डालेगी नॉर्मल एक्शन। तो इस बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स आ गई, नॉर्मल एक्शन। अब जब इस टेबल ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स डाली है n, तो फिर ये बॉडी भी टेबल के ऊपर फोर्स डालेगी, और वो फोर्स होगी n सेम, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अब बच्चों आप याद रखना है कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तो वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन पक्का होगा। जैसे मान लो यहां पर ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, तो ये वाला जो अर्थ है, अर्थ इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स डाल है n, तो वेट इसका नीचे लग रहा है, मतलब ये बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स डाल रही है n। ये आपको याद रखना है। जैसे देखो, ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स डाल देगा n, और फिर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स डालेगी n, और ये जो n होंगे वो हमेशा अर्थ के सेंटर से निकलेंगे। जैसे बच्चों आप देखिए कि मान लो कि कोई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई चीज है, ये जैसे इसी चीज को मैं इंक्लाइन कर देता हूं, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आ गया ऐसे। अब देखो, अब ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है। अब जो ये वाला ये सरफेस होगा, इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल डालेगा ना, वो परपेंडिकुलर डालना है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बच्चों कैसा आएगा, ऐसे। इस जो ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा वो ये होगा नॉर्मल, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि ऐसे देखिए, ऐसे नॉर्मल था, और ये नॉर्मल आपको ड्रा करना। लेकिन वेट मैं बोलूं जो इसका वेट होगा वो वेट ये आएगा नीचे ऐसे, क्योंकि वेट तो सीधा ऐसे आ गया परपेंडिकुलर। ये वेट, मान लो ये एंगल अगर आपका थीटा है, सपोज कीजिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब ये जो आपका वेट है, ये जो वेट था आपका, ये यहां पर आ गया कितने डिग्री, ये, और ये जो एंगल होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये अगर मैं इसके सामने वाली एक लाइन ड्रा करूं, एक्सिस ड्रा करूं, तो ये एंगल कितना होगा, ये बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये अगर आपका थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो नेचुरली ये कितना होगा, ये भी आपका थीटा होगा। अब इस वेट के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। देखिए, ये वेट जब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक आ जाएगा mw cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक आ जाएगा w sin थीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिजॉल्यूशन में वेक्टर लग जाएगा। तो बच्चों आप
ऐसे सिंपल याद रखना कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई बॉडी है, ऐसे आपने कोई बॉडी रख दी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो वेट जो होगा सबसे पहले वेट आपको सीधा ड्रा करना है। वेट आ गया mg हमेशा डाउनवर्ड, और क्योंकि ये थी इसकी पहले वाली पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, जैसे ये आगे वाला सीधी इसकी है ओरिजिनल पोजीशन, इस वेट की अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को बंद करूं, देखिए अगर ये इस इंक्लाइन प्लेन को मैं वापस फोल्ड कर दूं, थीटा 0 हो जाएगा, तो ये वाली जो लाइन होगी वो इसके साथ जुड़ जाएगी, और जितना जितना मैं इसको ऊपर ऊपर करूंगा तो जितना ये एंगल आएगा उतना ही ये एंगल आएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब वो देखिए वेट होगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक आ जाएगा mg cos थीटा, जो थीटे की लाइन वाले mg cos थीटा, यहां आ जाएगा mg sin थीटा, और नॉर्मल एक्शन जो होगी वो नॉर्मल एक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो वो ये आएगा, मतलब नॉर्मल एक्शन को ये संभालेगा, और ये आ गया mg sin थीटा जिसको नीचे लेके आएगा। इस तरह आपको जो फोर्सेस, कंटैक्ट फोर्सेस आपको ड्रा करनी है। जैसे मान लीजिए क्या आपको बोलता है, ये जो मैं रॉड यहां पर रख देता हूं, सपोज यहां पर कोई इसके साथ रॉड, ऐसे रॉड लगाता हूं ऐसे, तो मुझे बोला जाता है कि इधर आप कंटैक्ट नॉर्मल फोर्सेस आपको बच्चों याद रखें, यहां पर 2 पॉइंट कंटैक्ट हो गए, जैसे यहां पर कंटैक्ट हुआ है तो ये वाला सरफेस इसके ऊपर डालेगा, ये नॉर्मल एक्शन मान लीजिए n1, फिर ये भी इसके ऊपर डालेगी n1। अब ये यहां पर देखिए, अब ये वाला सरफेस इसके ऊपर ये नॉर्मल को डालेगा n2, ये इधर, तो ये इधर, चलो बच्चों अब आपको एक फोर्स सपोर्ट दिखा लेते हैं जिसको बोलते हैं टेंशन। तो बच्चों आप याद रखिए कि जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ आपने कोई मास बांधा है, तो वेट जो इस बॉडी का होगा वो नीचे आएगा mg, और ये जो धागा है ना, ये धागा थोड़ा सा तंग जाएगा, मतलब कि स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब ये जो धागा होगा बच्चों, ये धागा इस बॉडी को ऊपर पुल करेगा, और उस धागे के अंदर जो फोर्स होती है उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो ये जो टेंशन होती है बच्चों याद रखना, ये बॉडी से ये टेंशन हमेशा पुल करती है, बस ये याद रखो कि बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर आपने टेंशन लगानी है उससे अवे डायरेक्शन करनी है। जैसे ये बॉडी है तो इससे टेंशन की डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर धागे की टेंशन इधर होगी। अगर आप ये देखिए इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर इस यहां पर टेंशन की डायरेक्शन देनी है, तो इस रिजिड सपोर्ट से अवे की तरफ, अवे मतलब ये हो गया, इससे दूर, तो ये टेंशन। अगर तो याद रखिए बच्चों कि अगर तो ये धागा, इफ स्ट्रिंग इज, आपको लिखा होगा मासलेस, ये जो स्ट्रिंग है वो दिया होगा न्यूमेरिकल में कि स्ट्रिंग इज मासलेस। इसका क्या मतलब क्या है? जो बड़ी जगह बुक में लिखा होता है कि स्ट्रिंग आपकी मासलेस है। अब ऐसा तो चीज हो नहीं सकती कि कोई ऐसी दुनिया में चीज है जिसका मास ना हो, ये तो गलत धारणा है। एक्चुअली मासलेस का मतलब ये नहीं है कि ये धागे का मास नहीं है। मासलेस का मतलब है कि इफ, इसका मतलब लिखिए दैट इज इफ द वेट ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो धागा है इसका जो वेट होगा, इफ द वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द अदर फोर्सेस, फिर हम बोलते हैं स्ट्रिंग को मासलेस। ये याद है कि अदर फोर्सेस, जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो मास मैंने बांधा है, इस मास का वेट आएगा कुछ मान लीजिए mg, और धागे का भी वेट होगा कुछ mg। तो अगर धागे का mg इस जो मास हमने बांधा है इसके mg से बिल्कुल कम हो,
तो तब हम मानेंगे कि ये जो धागा है वो मासलेस है। जी आप याद रखिए इसका मतलब। कई बार अगर आप यहां पर मान लीजिए इस बॉडी का मास 10 kg हो और धागा आपने माना हो जाकर 50 kg का, तो फिर वो स्ट्रिंग जो है वो मासलेस नहीं होगी। लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों टेंशन की डायरेक्शन हमें याद रखने की वो अवे फ्रॉम दी बॉडी होगी, ये याद रखना। तो अब देखिए आप डिफरेंट किस्म की टेंशन आपको आएगी। ये आप टेंशन जब भी धागा लिखा होगा, एक रूल आप ये याद रखिए कि वो हमेशा बॉडी से अवे की तरफ होगी। दूसरा याद रखिए कि मान लीजिए अगर आपको कोई 3-4 केसेस दिए हैं, जैसे कोई पुल्ली वाली एग्जांपल दी है, जैसे ये कोई ऐसे इधर कोई पुल्ली बनाई हुई है और आपको बोलता है कि ये कोई मास है, तो यहां से उसने बांध दिया, थोड़ी छोटी बना देते हैं पुल्ली कि ये पुल्ली है और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास किया हुआ है ये नीचे, और यहाँ पर एक और मास लगा दिया M1 और इधर लिख लेते हैं M2। तो बच्चों जैसे धागा आएगा तो जैसे इसका वेट जो होगा वो नीचे लगेगा M1G, तो यहां पर टेंशन पैदा हो जाएगी। इधर जो टेंशन आएगी वो M1 से दूर होगी, अवे फ्रॉम द M1, तो आएगा T1। अब बच्चों ये चीज याद रखिए कि अगर वहां पर न्यूमेरिकल में लिखता है वो कि इफ पुल्ली, जो आपकी जो पुल्ली है इज फ्रिक्शनलेस, अगर ये पुल्ली आपको बोलता है कि ये फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, फिर बच्चों याद रखना कि पूरे धागे में एक जैसी टेंशन होगी। अगर यहां पर T1 है तो यहां पर जो टेंशन लगेगी इसको खींचेगी वो भी T1 होगी। अगर फिर एक ही धागा मानना आपने, जितनी यहां पर टेंशन उतनी यहां पर टेंशन। अगर इधर गेंद लगानी है तो आप इधर भी लिख दो ये T1, अगर इस पे अगर लगानी है इसका भी T1 सेम आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है आपने पक्का पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है कि पुल्ली जो है वो आपकी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। अगर बच्चों ऐसा नहीं लिखा, अगर ऐसा नहीं लिखा, मान लीजिए पुल्ली वो बोलता है कि मासलेस नहीं है, फिर बच्चों आपने क्या करना है कि जैसे आपका धागा मान लीजिए ये एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास जो कोई रिजिड स्पॉट है, इधर से एक मास आपने बांधा M1, इसके साथ दूसरा एक और मास बांध लिया M2। तो बच्चों याद रखें कि अगर वो जैसे देखिए यहां पर ये भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि यहां पर क्या हो गया कि ये जो धागा है आपका, यहां पर देखिए इन दो के बीच में एक धागा आ गया, इन दोनों के बीच में अलग स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई। तो जब आपकी स्ट्रिंग अलग हो जाए तो समझ लो कि वहां पर भी टेंशन आपकी अलग अलग हो जाएगी। जैसे इधर अगर आपने लिखी है T1 तो इधर आप लिखोगे इधर आप लिखोगे T2। मतलब अगर धागा आपका अलग अलग हो जाएगा, अलग स्ट्रिंग हो जाएगी, जैसे यहां पर अलग स्ट्रिंग है, ये केस यहां पर अलग हो गया, बीच में कोई चीज आ गई तो ये चीज अलग होगी, ये टेंशन अलग होगी। ये आप नोट कर सकते हो। और इस केस में अगर आपको बोलता है पुल्ली के केस में, अगर वो बोलता है कि पुल्ली फ्रिक्शनलेस है तो सारी टेंशन सेम लेनी है। अगर वो ऐसा करता है नहीं ऐसा नहीं है, कि मान लो कि आपको कुछ ऐसे बोल देता है कि यहां पर कोई पुल्ली लगाता है ऐसे, ये मास, तो आपको बोलता है कि ये पुल्ली फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो फिर बच्चों यहां पर आपने इधर मान लीजिए अगर आपने T1 लिखी है, इधर T1 आएगी, एक धागे में सेम टेंशन देनी। ये याद रखना कि इस एंड और इस एंड के ऊपर टेंशन सेम रहेगी। अगर आपने बोले बीच में, तो बीच में टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी वो अलग कंसेप्ट है। वो नहीं आप यहां पर बोलना, मैं बोलूं यहां पर टेंशन होगी तो आप यहां नहीं बता सकते कि ऊपर है या नीचे है। ये याद रखना, सिर्फ आप यहां पर जो बांधा हुआ है इस एंड पॉइंट के ऊपर आप बता सकते हो T1 या T2। अगर आपको बोलेगा कि बीच में क्या है तो फिर आप चलिए एक अलग वीडियो है उसके लिए अलग देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये एक पोर्शन हो गया, यहां पर टेंशन इस पॉइंट और इस पॉइंट पर सेम है, ये अलग पोर्शन हो गया, यहां पर टेंशन अलग हो जाएगी ये। लेकिन ये केस है कि अगर पुल्ली में फ्रिक्शन है, अगर पुल्ली में फ्रिक्शन नहीं तो पूरा धागा एक ही लेना है। ये आप 2-3 बातें आप याद रखिए। चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि आपको बोलता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये बहुत से आपके मसले हल करेगी। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनानी है,
बच्चों सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आप पहला पॉइंट नोट कीजिए कि जिस भी बॉडी के ऊपर, जिस बॉडी को आपने फ्री बॉडी बनाना है, इसको आप सिंपल FBDB डायग्राम बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जिस बॉडी के ऊपर आपने फ्री बॉडी डायग्राम जिसको भी आपने बनाना है, जिसके ऊपर टोटल फोर्सेस आपने दिखानी है, तो बच्चों सबसे पहले उस बॉडी को पॉइंट मान लीजिए। अज्यूम बॉडी ए पॉइंट, जिस भी बॉडी इसकी एफबीडी बनानी है, इसकी एफबीडी बनानी है, इसकी एफबीडी बनानी है, तो आपने मान लीजिए इसको एक पॉइंट मान देना है। पहले सबसे पहले ये पॉइंट की तरह मान लेना। फिर बच्चों दूसरा आपने देखना है कि उसकी इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस पड़ रही हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब कि आपने वो फोर्सेस लेनी है जो इस बॉडी के ऊपर पड़ रही होंगी। ये बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स कोई लगा रही है, वो नहीं आपने लेनी है। ये आपको ध्यान रखना बच्चों कि आपने क्या करना है कि काउंट द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ओनली, ये आप याद रखिए, या कंसीडर लिख लीजिए, कंसीडर द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ओनली। जो उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस पड़ेंगी वो ही आपने लेनी है। ये बॉडी किसी दूसरे के ऊपर क्या फोर्स डाल रही है वो आपने नहीं लेनी। ये सबसे बड़ी बच्चा गलती करता है। और तीसरा कि जो आप नंबर ऑफ फोर्सेस लोगे वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बच्चों आपको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में कि देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हम कहां से देख रहे हैं। जैसे मान लो मैं अर्थ से इस चीज को देखूंगा तो हो सकता है कि मुझे जो दो फोर्सेस दिख रही हूं, क्योंकि मुझे अर्थ से देखता हूं मुझे चीज रेस्ट में दिखती है, तो मुझे मान लो टी और mg दिख रहा है। अब मान लो मैं यहां पर किसी गाड़ी में बैठ जाता हूं, तो गाड़ी से बैठूंगा तो मुझे ये चीज पीछे जाती हुई दिखाई देगी। जब ये पीछे जाती हुई दिखाई देगी तो गाड़ी वाले को यहां पर अलग फोर्सेस दिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। एफबीडी जब भी आपने डायग्राम ड्रा करनी है तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चूज करना है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे ना वही फोर्सेस लेंगी। ये आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ ही मानो, बाद की बातें बाद में करते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना। पहले आपने याद रख लिया कि जिस बॉडी की एफबीडी बनानी है उसको पॉइंट मानना है, और उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं वही लेनी है, और फोर्सेस जो होती हैं वो कितनी लग रही हैं वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों कुछ बॉडीज की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखिए मान लो सबसे पहले सिंपल केस लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल जो आप हर क्लास में पढ़ते हो। जैसे मान लो ये जो बॉडी है इसका मास m, ठीक है। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो बच्चों देखो क्या मैंने आपको समझाया कि ये ग्राउंड है, मान लीजिए ये ग्राउंड है। तो सबसे पहले आप देखिए ना, पहले मैंने आपको क्या बताया कि इस बॉडी को अर्थ नीचे खींचेगी, वो वेट तो हमेशा नीचे आएगा ना। ये तो आप याद है कि वेट तो लिखना ही लिखना है, मतलब कि वेट तो आपका लिखना ही लिखना, वेट ऑलवेज एक्सिस डाउनवर्ड। ये याद है कि कोई कुछ ना समझ आए वेट तो नीचे आएगा, ये याद। अब बच्चों यहां पर कंफ्यूजन क्या रहता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो वेट है ये वेट इस अर्थ के ऊपर लग रहा है, जो सबसे बड़ी गलती है। ये वेट अर्थ के ऊपर नहीं लग रहा। एक्चुअल में वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दिस बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये वेट जो है ये इसी बॉडी का है, ये वेट जो है इसी बॉडी की फोर्स है। अब ये वेट आपने ये आपको पूछना है कि वेट कहां लग रहा है, तो आपने बोला कि वेट m के ऊपर लग रहा है। भाई वेट जो फोर्स है वो m के ऊपर लग रही है, ना कि आपने इसको बोलना है कि वेट अर्थ के ऊपर लग रहा है। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हमने क्या कर लेना है कि वही फोर्सेस लेनी है जो उस बॉडी के ऊपर लगेंगी।
तो मैं इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगा हूं, तो अब मुझे इसी की फोर्स लेनी है। इसके ऊपर देखिएगा कि फोर्स लग रही है ये mg। अब क्योंकि ये चीज नीचे नहीं गिर रही, मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब इस फोर्स को काउंटर करने के लिए ये जो अर्थ होगी ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन डालेगी, जिसका नाम है N1 का n लिख देते हैं, सपोज कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस होगी, एक इस बॉडी के ऊपर लग रही है वेट और दूसरी फोर्स लग रही है नॉर्मल एक्शन, और नॉर्मल एक्शन जो होती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। फिर अब इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है n, अब ये बॉडी भी इस अर्थ के ऊपर दोबारा से फोर्स लगाएगी, वो सेम फोर्स लगाएगी n। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ मुझे कि इस m के ऊपर m की फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहले m को आप मान लिए पॉइंट, फिर इस m के ऊपर कितनी, ऐसे आपको तीन फोर्सेस दिख रही है, m के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एक आ गया आपका वेट जिसको हम बोलेंगे mg, और एक लगेगी इसके ऊपर नॉर्मल एक्शन n। तीसरी फोर्स है नहीं है, तीसरी फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ये आपको याद है, ये बन गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब बच्चों मान लो कि आपको ये एक बॉडी लेते हैं, ये दूसरी बॉडी लेते हैं, सपोज कीजिए। अब मैं बोलता हूं कि इस बॉडी का जो मास है, सपोज करो ये जो ऊपर वाली बॉडी है इसका मास है 2 kg, और इसका जो मास है वो 5 kg है, सपोज कीजिए। तो आपको बोलता है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और आपको ये बोलता है कि ये जो अर्थ होगी, ये वाली जो 5 kg का मास है वो यहां पर इन दोनों के बीच में ये जो N1 होगा, मान लो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है वो मान लीजिए N1 है, तो अब ये वाला ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो N2 है, तो हम वो निकालने की कोशिश करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। तो वो आप बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेगी। तो आप क्या करोगे बच्चों, पहले आप इसका 2 kg का लेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो 2 kg का मास है इसको आप मानिए पॉइंट, फिर 2 kg का जो वेट आएगा वो नीचे आएगा, मान लो वेट हो गया आपका कितना mg, इसका वेट नीचे आएगा 2 into g मतलब कि 9.8 लिख लीजिए। ये एक फोर्स लगी, मैंने बोला वेट हमेशा नीचे लगेगा, ये आ गया इसका वेट नीचे लग रहा है, और ये वेट जो होगा वो इसके ऊपर लगेगा ना कि इसके ऊपर। फिर ये जो बॉडी थी ये इसके, आप इस बॉडी के ऊपर जो वेट लग रहा है वो इतना 2 kg नीचे लग रहा है, 2 ग्राम 2g नीचे लग रहा है। अब ये 5 वाली बॉडी इस वेट को काउंटर करने के लिए ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसका नाम होगा मान लीजिए N1, तो वो आ गया इसके ऊपर N1 जी। फिर ये वाली बॉडी दोबारा, ये वाली बॉडी, अब इस बॉडी ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डाली N1, तो ये बॉडी इसके ऊपर दोबारा डालेगी कितनी N1। तो अब याद रखिए कि 2 kg के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, एक इसका वेट नीचे और इसने इसके ऊपर कितनी फोर्स डाली N1, ये बन गई यहां तक इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं बोलता हूं कि ये आप N1 निकाल सकते हो यहां पर, अगर आपको निकालना हो वो बात की बात है, वो हम अल्लाह केस करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। अब मैं बोलता हूं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 5 kg वाले, तो 5 के ऊपर देखो यहां पर क्या हो रहा है, 5 का सबसे पहले ये हो 5 का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये है 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम। अब 5 वाले की देखिए 5 kg की फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले इसका वेट लगेगा नीचे, वो आएगा 5g, वेट हो गया 5g, बच्चों वेट समझ लो m into g, एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट, इसका वेट आ गया नीचे। अब ये जो चीज है इसका वेट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां पर ये वाला ये आ गया वेट नीचे, ठीक है। अब ये जो अर्थ होगा, ये अर्थ क्या करेगा, आप देखिए वेट क्या हो गया कि 5 kg को अर्थ नीचे खींच रही है इतनी फोर्स से।
आज ये वाली अर्थ क्या करेगी, इस फोर्स को काटने के लिए इसके ऊपर एक अपना नाम रिएक्शन डालेगी N2, तो ये हो गया आपका N2, जैसे आपने ऊपर किया। अब अर्थ ने इसके ऊपर डाला N2, अब ये वाली बॉडी दोबारा अर्थ के ऊपर कितनी डालेगी, N2। लेकिन आपने ये N2 दो बार नहीं लेना, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम जिसकी बनानी है उसके ऊपर देखने कितनी फोर्सेज लग रही है। अब बच्चों देखिए 5 kg पर कितनी फोर्सेज लग रही है। एक इसका वेट नीचे, तो अब अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स डाली N2, और एक देखिए ये जो डाल रहा था फोर्स N1 वो भी नीचे है। ये तो ये बन गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की। इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेज लगी, N2, N1 और ये नीचे और ये ऊपर। इसी तरह बच्चों आप 10-12 मास ऊपर ले सकते हो और इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम समझ सकते हो। अब बच्चों सपोज कीजिए कि आपको ये एक वी शेप का कोई फ्रेम बनाते हैं, ऐसे इस तरह का, ऐसे वी शेप, और इसमें कोई एक सर्कुलर कोई बॉल रख देते हैं। अब बोलता है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो बच्चों सबसे पहले मान लो जिसका मास है, तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले वेट इसके ऊपर फोर्सेज लगेंगी। एक आएगा वेट इसका mg नीचे। अब देखो यहां पर ये दो जगह पर कंटैक्ट में आया है, तो जहां पर कंटैक्ट में आएगा वहां पर नार्मल रिएक्शन लग जाएगी। तो नार्मल रिएक्शन क्या होती है, ये वाली बॉडी जो होगी, ये जो फ्रेम होगा ये इसके ऊपर नार्मल रिएक्शन डालेगा इधर N1, और ये वाला जो फ्रेम होगा ये इस पॉइंट के ऊपर भी ये वाला फ्रेम इसके ऊपर डालेगा N2। तो आप बच्चों देखिए इसके ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही है। इसके ऊपर एक लग रही है mg, एक लग रही है आपकी N2 और दूसरी लग रही है आपकी N। ये हो गया आपका कि आपने उस बॉडी के ऊपर लेना है, उस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्सेज कितनी लग रही है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके, जैसे आपको बोला जाता है कुछ और एक ले लेते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए जैसे आपको बोलता है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कि बोलता है कि एक ये कोई बॉल है, इसके साथ उसने एक मास बांध लिया है, ये मास कोई M बांधा हुआ है, और उसके साथ इसको एक और धागा लेकर इधर इस ओर से बांध दिया। ये डायग्राम है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस M की। तो बच्चों यहां से देखिए ध्यान से कि एक तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसका वेट हमेशा नीचे। अब ये धागा लगा हुआ है तो टेंशन आपकी आई है यहां पर, इसके ऊपर देखिए एक फोर्स लग रही है इस तरफ, मान लो T1 है, इधर आ गया T2, और इधर जो फोर्सेज लगेगी ये मान लीजिए इधर आपकी है T2, सपोज कीजिए ये T2 फोर्स लग रही है आपकी। अब ये T2 की आप यहां पर दो कंपोनेंट भी कर सकते हो। एक आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी T2 cos थीटा, और इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगेगी T2 sin थीटा। तो इसकी बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आपने देखना है कि ये M है, M के ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही हैं। एक आ गया आपका T2 cos थीटा, एक आ जाएगा आपका mg, एक आ जाएगा आपका T1, एक आ जाएगा आपका T2 sin थीटा। तो ये है बच्चों आपकी फ्री बॉडी डायग्राम का, कि फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं कि उस बॉडी को लेना है, पॉइंट मानना है, और उस बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेज लग रही हैं उनको आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ की कुछ प्रॉब्लम। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा कि फोर्सेस का सम कैसे निकालना है। अब बच्चों देखिए यहां पर एक और चीज, यहां पर एक लॉजिक होता है यहां पर कॉन्करेंट फोर्सेस का। कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस बच्चों क्या होती हैं कि जब किसी, अगर मान लीजिए कि 4-5 फोर्सेस किसी एक पॉइंट के ऊपर लग रही है, जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी इसकी, ये M की, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स, इस पॉइंट के ऊपर एक इसका लग रहा था mg,
ऊपर लग रहा था नामाध्यक्ष। तो इसकी इस पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट फोर्सेस कितनी होगी, एन और एम जी। मतलब कि कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब हो गया कि द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं उनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। एक चीज। दूसरी पॉइंट आप याद रखिए बच्चों की इफ अगर जो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, मैंने आपको बताया इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दोबारा से आपको बता दो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या हुआ कि उसकी एक्सेलरेशन उस बॉडी की या उस सिस्टम की एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, दैट इज उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगी वो जीरो होगी। मतलब जितनी फोर्सेस होगी उन सभी का वेक्टर सम जो है वो जीरो होगा। मतलब जितनी भी कॉन्करेंट फोर्सेस पड़ेगी उन सभी का वेक्टर सम अगर जीरो हो तो समझ लो कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम है। अब बच्चों आपने न्यूमेरिकल में याद रखना है कि अगर आपको बोलते हैं कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपको समझ जाना है कि वो बात कर रहा है कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं कॉन्करेंट फोर्सेस उन सभी का वेक्टर सम जो है वो जीरो। तो अब बच्चों इसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए मान लो कि आप देखिए एक्सेलरेशन जीरो का मतलब आपको याद है, भूल तो नहीं गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब या तो बॉडी आपकी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये बच्चों ये बात ऐसे बड़ी सिंपल सी लगती है लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं फिर समझ आता है इसका। एक चीज। दूसरा बच्चों याद रखिए कि मैंने बोला कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सभी वेक्टर जितनी भी फोर्सेस होगी उन सभी का वेक्टर सम जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। अब मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2 और मान लीजिए F3। तो मैं बोलता हूं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि इन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर के सम से इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो जीरो होगा। अब वेक्टर सम जीरो का मतलब क्या होगा कि आप चाहे हॉरिजॉन्टल अगर हम एक्स एक्सिस पर लूं तो टोटल फोर्स जो होगी एक्स एक्सिस पर वो भी जीरो होगी, टोटल फोर्स वाई एक्सिस पर वो भी जीरो होगी, टोटल फोर्स जेड एक्सिस पर निकालूं वो भी जीरो होगी। ये हो गया नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पर वेक्टर सम जीरो होगा, वाई एक्सिस पर वेक्टर सम जीरो होगा, जेड एक्सिस पर वेक्टर सम जीरो होगा। और बच्चों वेक्टर में मैंने आपको और चीज पढ़ाई थी कि जब सभी फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो उनको हम लिखते कैसे हैं कि उनको हम क्या लिखेंगे कि ऑल फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्राइंगल्स पर टेकन इन सेम ऑर्डर। मान लीजिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इनको, F1 फोर्स, दूसरी F2 फोर्स और तीसरी F3 फोर्स, लेकिन टेकन इन सेम ऑर्डर। ये याद रखना बच्चों, अगर ऐसी डायग्राम दी जाए कि ये सारी फोर्सेस सेम ऑर्डर में दी जाए तो आपने समझ लेना है कि इन सभी का जो नेट फोर्स बनेगी इन सभी को मिलाकर वो जीरो होगी। कई बार वो आपको ऐसे प्रॉब्लम देता है कि वो ऐसे बताता नहीं, वो बोलता है कि ये फोर्सेस इस तरह लग रही हैं। तो जब आपने देखना कि टेकन इन सेम ऑर्डर में 3 हो, 10 हो, 20 हो, पॉलीगॉन भी बन सकती है इसके ऊपर। तो अगर आप सारी साइड टेकन इन सेम ऑर्डर में फोर्सेस दी जाए समझ लेना कि इनकी वेक्टर सम जो है वो जीरो है। ये अब बच्चे एक चीज कि मान लीजिए कि आपको बोलता है कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। मान लो यहां पर F2 और F3 में एंगल अल्फा है, ये जो है इसमें एंगल बीटा है और इसमें एंगल गामा है। मतलब F1 के सामने वाले दो फोर्सेस के बीच में एंगल अगर अल्फा है, इसके इधर एंगल गामा है, इधर एंगल बीटा है, तब इफ अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, इफ F1, F2, F3 आर इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं तब याद रखना, तब F1 ये वाली फोर्स अपॉन इसके सामने वाला साइन एंगल साइन ऑफ अल्फा बराबर होगा F2 साइन ऑफ बीटा, इसके सामने वाला एंगल F3 साइन ऑफ गामा। ये आप याद रखिए, इसको बोलते हैं हम लैमीज थ्योरम।
लैन इज क्यूब। तो ये बच्चों आपको 4-5 चीजें मैंने बता दी कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है जितनी वेक्टर सम फोर्सेस का 0 होता है, कई बार ऐसे आता है। इसका मतलब ये भी होता है वेक्टर सम 0 का मतलब कि टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई जेड 0 होगी। कई बार वो बच्चों को बताता नहीं, वो कंफ्यूज करता है, बोलता है कि फोर्सेस जो लग रही है वो ऐसे लग रही है। अब बच्चे को जो नॉलेज होनी चाहिए कि सेम ऑर्डर में है तो इसका मतलब वही है कि नेट फोर्स 0 है। अब कई बार ऐसे बोलता है कि ये है, ये एंगल कुछ दे देगा, बोलेगा आप F1 F2 F3 निकाले। तो बच्चों आप याद रखना कि अगर ये एंगल पता हो तो ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो मैं निकाल सकता हूँ F1 कितना होगा, ये एंगल लगाकर इस तरह के फार्मूले। चलो बच्चों कुछ इसके बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल बताता हूं मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो सबसे पहला एक हम करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है इसने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये AIEEE में आया है। AIEEE में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा उसने। क्वेश्चन समझिए बच्चों, वो कह रहा है कि 3 फोर्सेस स्टार्ट्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। दीस फोर्सेस, कह रहा है एक पार्टिकल है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं इस पार्टिकल के ऊपर, F1 F2 ऐसे F3, 3 फोर्सेस लग रही हैं इस पार्टिकल के ऊपर। और वो कह रहा है कि वो तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक ट्राइंगल में बनाई हुई है। वो गिवन दिया कि ये ट्राइंगल ऐसे बनी हुई है, तीनों फोर्सेस ऐसे। ये वो बोल रहा है कि ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। ये एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी v से चल रहा है, उसके ऊपर 3 फोर्स लगी हैं और वो तीनों फोर्सेस ऐसे लग रही हैं। उसने ट्राइंगल बनाई है कि ये फोर्सेस इस तरह लग रही हैं। These forces are represented by the 3 sides of the triangle taken in same order। तो बोलता है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो क्या इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v रहेगी या 2v हो जाएगी या आधी हो जाएगी या 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन है उसका पूछने का। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, अब आप देखिए यहां पर क्या कंफ्यूजन है। यहां में कुछ भी नहीं बताया उसने कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये आपको खुद सोचना है। अब मैंने देखो बच्चों क्या बताया कि ये तीनों फोर्सेस अगर इसके ऊपर लग रही हैं और तीनों फोर्सेस अगर एक ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर रही है बट टेकन सेम ऑर्डर, देखिए यहाँ पर सेम ऑर्डर में लगाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस जो है वो इनका वेक्टर सम जो होगा वो 0 होगा। F1 F2 F3 तीनों का फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो बच्चों 0 होगा। मतलब जो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर पड़ेगी वो 0 होगी। तो आइए न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो फिर क्या होता है, फिर वो बॉडी जैसी कंडीशन में होती है वैसी ही रहती है। अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है तो वो v वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। इसका मतलब है कि उसका आंसर ये आएगा कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी वैसी की वैसी रहेगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में होती बच्चों तो वो रेस्ट में रहती। अगर उसने गिवन दिया था कि वेलोसिटी v से चल रही है तो v से ही रहती। अगर उधर दिया होता वेलोसिटी 2v से चल रही है तो आपने आंसर लिखना था 2v। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर हिडन क्वेश्चन था कि इसमें उसने बताया नहीं था कि नेट फोर्स 0। यहाँ पर आपको खुद ढूंढना था कि फोर्सेस 0 हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर तीनों फोर्सेस एक 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल या नंबर ऑफ साइड से रिप्रेजेंट की हो और 3 सेम ऑर्डर में हो तो समझ लेना कि उसका नेट फोर्स 0 है। तो आप बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा। वो बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। वो बोलता है कि ये एक स्ट्रिंग है, सॉरी ये एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ उसने बोला है कि ये एक पहले स्ट्रिंग ऐसी है, मतलब एक स्ट्रिंग है उसके साथ भी मास बांधा होता है ऐसा। अब हमने क्या किया कि यहां से इसको खींच दिया तो इसको इधर ले गए ऐसे। तो ये मास इसने दिया है कि मास इसके साथ है ये m।
एम मास इसने बांधा है। और पहले ये ऐसे थी, इस तरह था, अब इसको खींचकर मैंने ऐसे इसको खींचा, ये। तो बोल रहा है कि टेंशन निकालिए, ये जो धागे में टेंशन होगी ये कितनी होगी। और मान लो ये एंगल आ गया थीटा, तो इसको फोर्स से इधर खींचा। अब वो बोल रहा है कि ये टेंशन निकालिए इस धागे में, और ये जो बॉडी है वो गिवन बोल रहा है कि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर, तो बताइए कि ये टेंशन कितनी होगी। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो बच्चों पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एक लग रही है, एक लग रही है टी, और एक इसका आ जाएगा नीचे वेट एच। ठीक है बच्चों। अब मैंने बोला कि बॉडी के इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होगी इनकी। नेट फोर्स जीरो का मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस सभी का नेट फोर्स जीरो होगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो कि यहां से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचू इधर से, ये ऐसे, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्स आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए ये टेंशन एक फोर्स है, तो टेंशन जब एंगल बनाएगी तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा आपका टी साइन थीटा। अब मेरे पास बन गया नेट फोर्सेस, इसकी एफ डायग्राम क्या बनेगी, इसके ऊपर एक लग रही है एफ, एक लग रही है टी साइन थीटा, ऊपर लग रही है टी कॉस थीटा, और नीचे लग रहा है एम जी। अब बच्चों क्योंकि वो गिवन बोल रहा है कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन की नेट फोर्स जीरो होगी। तो मतलब गिवन है, इसका मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स होगी, समेशन ऑफ एक्स एक्सिस वो जीरो होगा, मतलब इन दोनों का सम जो है वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर होगी। तो आप लिख सकते हो कि F1 जो होगा वो T साइन थीटा के बराबर होगा, और जो mg होगा वो होगा T cos थीटा के बराबर यहां पर। तो आप बच्चों आपको कोई भी चीज पूछता है आप यहां से बता सकते हो कि अगर आपको बोलता है t कितना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि t आप लिख सकते हो यहां पर mg अपॉन cos थीटा। इधर ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि t क्या है, उसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि टी एफ साइन थीटा के बराबर है, या एफ अपॉन साइन थीटा है, या एफ कॉस थीटा है, तो या एफ अपॉन कॉस थीटा है। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि आपको अब ये नहीं लेना था, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइन थीटा या ये देखिए एम जी अपॉन कॉस थीटा नहीं है, तो आप ये ले लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला, क्योंकि F1 इज इक्वल टू हो गया T साइन थीटा। F1 मतलब कि F ही लिखिए क्योंकि F है यहां पर, तो यहां से T आ जाएगा F अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका ये आंसर। तो अब देखिए ये तो ऑप्शन था, अगर ऑप्शन नहीं होता तो आपका ये भी आंसर ठीक था, ये भी आंसर ठीक था, कुछ भी आपको पूछ सकता था। कल आपको पूछता कि टेंशन निकालिए, तो टेंशन इस तरह भी आती है, आप स्केल उससे स्केलिंग करके भी टेंशन निकाल सकते थे, अलग अलग तरीके हैं। तो ये आपको समझ आ गया। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके, कि जैसे एक और क्वेश्चन दिया है यहां पर कि वो बोल रहा है कि ये एक रिजिड स्पोर्ट है, ये रिजिड स्पोर्ट है बच्चों। अब उसने बोला कि यहां पर ये वर्टिकल दिया, उसने एक ये धागा दिया, इसके साथ ये मास बांधा हुआ है, कितना है ये m, ये मास बांधा है, और ये एंगल दिया उसने θ1, और यहां पर टेंशन दी है, टेंशन दी है इसने T2, ये T2। अब उसने यहां से द्वारा वर्टिकल लिखा हुआ, ये डायग्राम बनी हुई है एग्जाम में, ये है एक, तो यहां पर उसने लिखी दूसरी बॉडी जिसका मास फिर द्वारा m ही है, और इसके ऊपर टेंशन उसने दी है T1, और एक फोर्स इधर लगाई है उसने mg, ये फोर्स लगाई है इसने। और पूछ क्या रहा है यहां पर, इसमें पूछता है फाइंड, बोलता है कि θ1
थीटा 2 निकालिए, T1 और T2 निकालिए। और गिवन क्या दिया आपको उसने, ये देखना, ये पक्का पढ़ना कि गिवन में है, ये जैसे बोला कि गिवन दिया है कि M जो भी दोनों बोथ M आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ये गिवन है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तभी बच्चों इनका इस बॉडी की एफडी बनानी है और एफडी बनाकर इनके ऊपर जितने भी फोर्सेस है उनका वेक्टर सम आपको जीरो करना है, अगर इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है फिर नहीं ये करना है, फिर उसके लिए अलग आएगा। अब देखिए बच्चों कि सबसे पहले आप इसका बात बनाते हैं डायग्राम, इसका एम का, ये देखिए ये आ गया एम, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है आपकी एम जी, ये इधर लग रही है, ठीक है। अब इसका अपना वेट कहां होगा, सबसे पहले नीचे, वेट हमेशा नीचे लिखना है, ये आ गया वेट इसका नीचे, और दूसरी फोर्स है टेंशन, ये जो है टी, ये। अब बच्चों यहां से अगर मैं देखिए, अगर मैं ये आ गया आपका इसका T1, अगर मैं यहां से इसका वर्टिकल ड्रा करूं, यहां से ऐसे ये वर्टिकल ड्रा करूं, ये एंगल थीटा 2 है तो ये भी एंगल थीटा 2 होगा, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, थीटा 2 होगा, ठीक है। अब बच्चों आप T1 रिजॉल्व कर दो, थीटा के साथ में आ जाएगा T1 cos थीटा 2 और इधर आ जाएगा P1 sin थीटा 2, ये बन गया आपकी एफडी इस एम की। अब बच्चों यहां से आप देखिए, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा हॉरिजॉन्टल के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो इस केस में आपका P1 sin थीटा 2 बराबर होगा mg के और P1 cos थीटा 2 बराबर होगा mg। ये देखिए ये दोनों आपस में ही बराबर हो गए mg। अब बच्चों अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, सपोज कीजिए इनको मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे कुछ निकलेगा क्या, तो अगर मैं इनको डिवाइडिंग करता हूं, डिवाइडिंग इनको करूं तो मुझे ये इनको डिवाइड करता हूं तो T1 कट जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2 क्या बन जाएगा, tan थीटा 2 और इधर कट जाएगा mg कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan 1 कब होता है, जब tan की वैल्यू 45 डिग्री होती है, इसका मतलब थीटा 2 आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपको समझ गया, यहां पर एक आंसर निकल गया हमारा, थीटा 2 जो है वो निकल गया 45 डिग्री, एक आंसर निकला। दूसरा अब मुझे निकालना है T1, तो पहले मैंने इनको डिवाइड किया बच्चों, इनको आप क्या करिए, स्केयरिंग एंड एडिंग करिए, स्केयरिंग एंड एडिंग। इन दोनों को स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे तो इसको लेफ्ट साइड को स्केयरिंग और एडिंग करो तो ये बन जाएगा T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को स्केयरिंग करके ऐड करो, बन जाएगा mg प्लस mg का स्क्वायर। इनको स्क्वायर चाहिए, इसमें आएगा mg स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर हो गया कितना, 2mg स्क्वायर। कैलकुलेशन आप बच्चों खुद ही कर सकते हो। यहां से T1 स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2mg का स्क्वायर। तो ये T1 इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, बन जाएगा इसका 2mg स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2 इंटू mg। ये बन गया आपका T1 की वैल्यू, T1 आ गया mg √2। ये बच्चों आपने देखा कि ये थोड़ा सा आपने डिवाइड करके थीटा निकल गया, स्केयरिंग में रेडी करके T1 की वैल्यू निकल। आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इसकी सेकंड वाला केस करते हैं। इसका कीजिए जल्दी से, इसकी डायग्राम नहीं है, एफडी डायग्राम नहीं है, देखिए इसका क्या आएगा, इसको वर्टिकल ड्रा कीजिए, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल भी थीटा 1 होगा। अब देखो यहां पर ध्यान से कि ये आ गया पहले m, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं m, इस m को आप पहले पॉइंट लीजिए, फिर एफडी डायग्राम आने से पहले सबसे पहले बच्चों इसका वेट mg, ठीक है, वेट लिखना है। अब देखिए वो कौन से फोर्स से, जी आ गया आपका इधर से T2,
ये वर्टिकल ड्रा कीजिए, जो आ गया आपका θ1। अब इस T2 के दो टुकड़े कर दो, T2 cos θ1, इधर आ जाएगा T2 sin θ1। यहां तक मसला हल हो गया। लेकिन बच्चों आपने यहाँ अभी इसको मत ऐसे भूल जाना, क्योंकि ये धागा इसके साथ लगा हुआ है। अगर ये वाला इस एंड पर T1 है तो इधर भी कितना होगा, इधर भी T1 होगा। इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर ये वाले T1 भी इसके ऊपर फोर्स डाल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि एबिलिटी डायग्राम में हमने देखना है कि जिसकी एबिलिटी बनानी है उसके ऊपर कितनी फोर्सेस पड़ रही है। इसके ऊपर एक इसका वेट नीचे, ये जो ऊपर टेंशन लग रही थी T2, इसके दो टुकड़े हुए। अब ये जो T1 है, ये इसके ऊपर यहां से T1 इसको नीचे खींच रहा है, तो T1 जो है उसके भी आपको दो करने हैं रिजॉल्व। तो ये आपका आ गया T1, ये एंगल है आपका θ2, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इधर आ जाएगा आपका T1 sin θ2 और एक इसका वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा T1 cos θ2। तो बच्चों यहां पर देखिएगा कि वर्टिकल, ये देखो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। इक्विलिब्रियम में अगर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल के बराबर होगा, वर्टिकल के बराबर होगा, तो आप देखिए यहां पर कि T2 sin θ1 बराबर हो जाएगा T1 sin θ2। अब θ2 की वैल्यू कितनी है, 45, और T1 की वैल्यू ही पता है मुझे, तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं, T1 की वैल्यू कितनी है mg√2, और θ2 की वैल्यू कितनी है sin 45 डिग्री। तो sin 45 कितना होता है 1/√2, ये √2 कट जाएगा, तो इसका मतलब कि मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी T2 sin θ1 = mg के बराबर, तो ये तो कट जाएगा इसके साथ। ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल का बच्चों करो, T2 cos θ1, ये आएगा नीचे। अब नीचे दो फोर्सेस होगी, एक mg, एक T1 cos θ2। तो बच्चों यहां देखिए mg प्लस T1 कितना है, T1 आपका है mg√2 इंटू θ2 कितना है 45 डिग्री, ये वही आएगा cos 45 आएगा 1/√2, ये √2 कट जाएगा, mg प्लस mg बच जाएगा, आएगा 2mg। तो ये आ जाएगा आपका T2 cos θ1 = 2mg। वही कीजिए बच्चों, इनको पहले डिवाइड कीजिए। जब मैं डिवाइड करता हूं इनको डिवाइडिंग, तो T2 कट जाएगा, बाकी बचेगा tan θ1 = आ जाएगा mg, और mg कट जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये बन जाएगा 1/2। T2 इक्वेशन हमारी कहां चलेगी, T2 cos θ1 ऊपर, तो बच्चों यहां से θ1 आपका निकल जाएगा tan 1/2। ये तो ठीक ही चल रहा था हमारा। तो आप उसका वही कीजिए, स्केलिंग एंड एडिंग कीजिए, इसको स्केलिंग एंड एडिंग, इनको स्केलिंग एंड एडिंग करोगे तो बच्चों इसका आ जाएगा T2 का स्क्वायर, क्योंकि sin θ प्लस cos θ 1 हो जाएगा। इसका आएगा mg² प्लस 4mg² बन जाएगा 5mg²। तो ये T2 है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो इसका आ जाएगा 5mg² बन जाएगा, mg बाहर आ जाएगा √5। ये बच्चों आपको बन गया यहां पर कि T2 निकलेगा mg√5 और T1 आपका निकल जाएगा, सॉरी ये θ1 निकल जाएगा आपका tan 1/2। ये है बच्चों आपका सारा खेल। इस तरह आप बच्चों ये एबिलिटी बनाकर, और याद रखिए कि इक्विलिब्रियम में होगा तब ये सारे कंसेप्ट लगाने हैं कि नेट फोर्स उसकी आपने 0 कर लेनी है। तो आप बाकी प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स काफी हैं, बुक्स में आप देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और आपको साथ साथ कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे।
अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन को मिल जाता है। जैसे बच्चों कि आपको आपको बोलता है कि ये एक बॉडी है, जैसे हमने पहले कह रहे थे, ये 5 kg की, और दूसरी बॉडी एक इसके ऊपर रख देते हैं 2 kg की। तो बच्चों आपको पूछता है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो बताओ, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो बताओ। ये आपको एबिलिटी और बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में। अब जब बोल रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी ये लगानी है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो आपको पता है कि पहले एबिलिटी बनाओ सभी की और उनके नेट फोर्स 0 कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। तो पहले हम लेते हैं कि 2 kg वाला, ये 2 kg वाला बच्चों देखो 2 kg का क्या आएगा, पहले वेट इसका नीचे आएगा, वो आएगा 2g, इसका वेट कहाँ आएगा नीचे 2g, और फिर ये वाला जो 5 kg वाला होगा ये इसके ऊपर अपनी नॉर्मल रिएक्शन डालेगा N1, वो हो गया N1। फिर ये 2 वाला इसके ऊपर दोबारा से फोर्स डालेगा N1। ये आपने याद रखना, लेकिन हमें एफबीडी में सिर्फ यही 2 फोर्सेस लेनी है कि 2 के ऊपर एक वेट नीचे लग रहा है, N1 ऊपर लग रहा है, ये नहीं लेनी क्योंकि ये अब N1 इसके ऊपर लग रहा है और mg जो वेट है वो इसका है और N1 भी इसके ऊपर है। 2 kg के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही है क्योंकि वो बोल रहा है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है, नेट फोर्स 0 होने की वर्टिकल को कैंसिल करेगा, N1 आपका आ जाएगा 2g, तो 2 इंटू जी कितना है 10 ले लो, ज्यूम करो तो आएगा 20 न्यूटन की फोर्स। तो N1 निकल गया आपका 20 न्यूटन। अब N2 आ रहा है तो बच्चों उसकी एबिलिटी बनाओ, उसमें कुछ जैसे 5 kg वाले की बनाओ, पहले 5 का वेट नीचे आएगा, ये आ गया इसका वेट नीचे, जब ये वेट नीचे आएगा तो ये वाला जो फ्लोर होगा ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा कितनी N2, इसके ऊपर फोर्स डालेगी N2। फिर ये जो N2 फोर्स फ्लोर ने इसके ऊपर डाली N2, अब ये mg फ्लोर के ऊपर डालेगा N2 फोर्स, लेकिन वो हमें नहीं लेनी है। आप देखिए इसके ऊपर और भी फोर्स पड़ रही थी क्या, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स पड़ रही थी N1, वो नीचे पड़ रही थी, ये आकर N1, ये मानेगी इसकी एबिलिटी डायग्राम। अब देखिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो जितनी ऊपर फोर्स होगी उतनी नीचे होगी, तो ऊपर वाले फोर्स हो गया N2, नीचे वाले फोर्स हो गया N1 प्लस 5g। अब N1 कितना आपने निकाला है 20 प्लस 5g, 5 इंटू जी की वैल्यू लगाओ 10, बन जाएगा 50 प्लस 20 70 न्यूटन। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 70 न्यूटन। तो इसी तरह बच्चों आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस कर सकते हो, एबिलिटी डायग्राम बना सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों आप हमें डिस्कस कर सकते हो। इंक्लाइन प्लेन वाला मैंने आपको बताया था, कोई आप एक इंक्लाइन प्लेन वाला भी आप देख सकते हो दोबारा से, कि मान लीजिए आपको बोलता है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, तो यहां पर कोई बना सकता है आपको, ये कोई ब्लॉक है mg, मान लो जी एंगल आपका थीटा है, तो सबसे पहले इसका जो वेट होगा बच्चों, जो वेट होगा, वेट तो नीचे आएगा, इसका वेट आएगा नीचे, ये वेट आ गया mg, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फोर्सेस देखते हैं, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो इसका मतलब ये वाला सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन डालेगा, वो क्या है 2 फोर्सेस आ गई। अब बच्चों और देखिए कोई फोर्स इस पर लगती है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि ये इसकी अगर हम इधर से एक लाइन खींचे बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वेट एंगल बनाएगा, ये इससे नीचे इतना आएगा जितना इसका इंक्लाइन प्लेन है। तो वही वेट के 2 कंपोनेंट कर लीजिए, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, वो बन जाएगा mg cos थीटा इस तरफ, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो इसकी एबिलिटी बन जाएगी आपकी, ये देखिए इसमें ये एबिलिटी बन गई कि एक n लग रहा है, एक mg cos थीटा लग रहा है, एक mg sin थीटा लग रहा है।
अब कुछ और पूछ सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वगैरह कुंडी वगैरह लगा दे और बोले कि यहाँ से एक स्प्रिंग लग रही है वो ऐसे इसके ऊपर इधर एक और मास टांग दे, यहाँ पर मान लो इसका मास मैंने क्या रखा है M, इसका मास कैपिटल M रख दे, तो बोले कि भाई ये जो पुल्ली है ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस अगर, तो मान लो यहाँ पर अगर टेंशन T1 है तो यहाँ भी टेंशन T1 ही होगी, क्योंकि ये जो पुल्ली है फ्रिक्शन लेस है, तो मैंने बोला कि सभी जगह वो टेंशन सेम रहेगी। अब बच्चों अगर वो बोलता है सपोज कीजिए इसका मास वो बोलता है कि 5 kg है, सपोज कीजिए, तो इसका वेट कितना लगेगा 50 न्यूटन नीचे लगेगा। और अगर ये सिस्टम इतनी वीडियो में है तो पहले इसी को सॉल्व कीजिए, इसको देखिए यहाँ पर ये फोर्स बराबर हो गया, तो मैं T1 आ गया आपका 50 न्यूटन। ऐसे एग्जाम्पल के तौर बना लें अगर पूछता है। अब इसका मतलब ये फोर्स मुझे पता चलेगी 50 न्यूटन की, ठीक है। अब बच्चों मुझे वो पूछता है सपोज कीजिए इसका जो मास है, इसका मास मुझे दे देता है, वो बोलता है कि इसका मास यार आपका 2 kg है। अगर ये 2 kg होगा तो ये जो वेट होगा ये कितना आ जाएगा, फिर ये आएगा 2 × G 20 न्यूटन। तो ये कितना बन जाएगा, ये वाली फोर्स बन जाएगी 20 sin थीटा, और ये कितना बन जाएगा, ये आएगा 20 cos थीटा। और ये अब वो बोलता है आपको, मतलब इसीलिए मैंने बोलता है कि फाइंड थीटा कितना होगा। तो अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को कंपेयर कर सकते हो, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए n आपका आ जाएगा, ये n आ जाएगा आपका 20 cos थीटा, और ये फोर्स इसको बैलेंस करेगी तो 20 sin थीटा आपका आ जाएगा 50 के बराबर। अब यहां से sin थीटा बन जाएगा 50/20, तो sin थीटा हो जाएगा 5/2, थीटा आ जाएगा sin इनवर्स 5/2। अब हो सकता है कि आपको थीटा देता, आप बोलते हैं कि उसको T1 निकालिए T2 निकालिए, ये बच्चों आप जो ना क्वेश्चन पर डिपेंड है। लेकिन आपको क्वेश्चन इतने भी अगर आते हैं तो काफी है, क्योंकि आगे तो फिर वो आप हर बच्चे का अपना कैलिबर है कि उसने कैसे समझा और उसने अप्लाई कैसे किया। यही तो सारा खेल है कि आपने जब आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन आता है उस वक्त उस 1 मिनट के अंदर आप कैसे अप्लाई करते हो अपने नॉलेज को, जो आपने पढ़ा है। आता सभी को है, लेकिन उस समय में अगर जो बंदा एग्जैक्ट अप्लाई कर जाता है कंसेप्ट तो वो इन हो जाता है। अदरवाइज ऐसी बात नहीं कि जो बंदा रह गया उसको कुछ नहीं आता था, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस समय उस टाइम के अंदर उस वक्त उस बंदे के दिमाग में ये बात जिस बच्चे के अंदर आ गई वो सक्सेसफुल। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके पास कंसेप्ट एक मजबूत कंसेप्ट है तो फिर आप प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर सकते हो। अपनी हौसला अपने आप को कॉन्फिडेंट में लाने के लिए तभी हम कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। वरना कंसेप्ट वही है कि आप वीडियो बनानी इसकी कंसेप्ट तो वही है ना कि जो मैंने बताया। बाकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट किस्म की आती हैं। अब कई बच्चे प्रॉब्लम्स रटना स्टार्ट करते हैं, सर ने ये कराई थी, कल वो इधर से एक और खींच लेगा, दूसरी रस्सी डाल देगा, तीसरी रस्सी डाल देगा, बच्चा बोलेगा सर ने जो करवाया ही नहीं था। तो वो बच्चे उन बच्चों के लिए IIT JEE नीड्स नहीं है। हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि जो बच्चे ऐसे क्रैमिंग करें, ऐसा नहीं। जिनको बस लॉजिक और अप्लाई करना आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे हम नए कंसेप्ट आपको बनाते रहेंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।